तो दोस्तों, तो आज हम शुरू करते हैं घटनासार करंट अफेयर्स का डे 5। तो जहां ये 90 दिनों की सीरीज का ये डे 5 है, जो 90 दिनों की सीरीज चलाई जा रही है आर ओ और यूपीपीसीएस के लिए, और उसमें जिसमें मैं घटना चक्र और घटनासार करंट अफेयर्स को मैं कवर कर रहा हूँ। इस समय घटना चक्र में ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और हिंदी आर ओ के लिए और यूपीपीसीएस के लिए चलाई जा रही है, तथा घटना सार उसी के साथ कवर की जा रही है, जो पिछले फरवरी से अगस्त तक का जो करंट अफेयर्स था घटना सार का, वो कवर किया जा रहा है। तो हम जिसकी अगर आपको सबके वीडियोस देखने तो आप मेरी प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पे आपको मैंने सबके अलग अलग वीडियोस बना दिए हैं। लगभग सबके 5 दिनों तक के वीडियोस आ चुके हैं, और बाकी के जो वीडियोस रहेंगे तो मैं जल्दी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। करीब 15-20 दिन में हम लोग ज्योग्राफी ख़त्म कर रहे हैं, 10-11 दिन में इन्वायरमेंट, और घटनासार 8-10 दिन में ख़त्म हो जाएगी। आज राष्ट्रीय संस्करण को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, और हिंदी रेगुलर 25 से 30 प्रश्न पढ़ाए जा रहे हैं PYQ के रूप में। तो चलिए, अगर आपको जुड़ना है उसकी तैयारी के लिए तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए फिर ठीक है, फिर शुरू करते हैं हिंदी घटनासार करंट अफेयर्स। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं दुनिया के शीर्ष 5 सुपर कंप्यूटिंग सूची में एरावत जो सुपर कंप्यूटर एरावत है, इसको जो है 75वां स्थान मिला है। या जो है ये भारत का शीर्ष सबसे बेहतरीन जो है सुपर कंप्यूटर है। और ये जो एक वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग की जो बैठक हुई, तो उसका जो 61वां संस्करण हुआ जर्मनी में, है ना। तो उसमें जो है एरावत को 75वां स्थान मिला है, जो कहाँ पे है, सीडैक पुणे में स्थित है। ठीक है। भारत दुनिया भर में AI सुपर कंप्यूटिंग देशों में शीर्ष पर रखता है। ठीक है। यह प्रणाली भारत की सरकार द्वारा AI पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत स्थापित की गई। एरावत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, है ना, जो पुणे में है, एक AI सुपर कंप्यूटर है जो करीब 13,170 टेरा फ्लॉप की उल्लेखनीय गति के साथ कार्य करता है। शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटिंग में सूची के 61वें संस्करण से इसे दुनिया के 75वां स्थान दिया है। वही भारत जो दूसरे नंबर पर है, परम सिद्धि है 131वें, और प्रत्यूष 169वें स्थान पर है। मिहिर सुपर कंप्यूटर 316। तो परम सिद्धि 131, प्रत्यूष 169 और मिहिर सुपर कंप्यूटर 316वें स्थान पर। 500 सुपर कंप्यूटर की सूची में अमेरिका का फ्रंटियर जो है वो शीर्ष पर है, और फुगाकू जो जापान का है वो दूसरे स्थान पर है। और जो फ्रंटियर है, ये अमेरिका की जो सुपर कंप्यूटर टेनिस जो लैब है, नेशनल लैब में स्थापित है। ठीक है। सबसे टॉप पे फ्रंटियर है, दूसरे पे फुगाकू है जो कि जापान का, तीसरे पे लूमी है जो फिनलैंड का है। ठीक है, ये इतना याद रखती हैं। संघाई सहयोग संगठन का 23वां शिखर सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, भारत कर रहा था इस बार, है ना। ये 23वां शिखर सम्मेलन है, इसकी मेज़बानी जो है वर्चुअल रूप से की गई है। ठीक है। जो थीम थी इसकी, टूवर्ड सिक्योर SCO, ठीक है, सुरक्षित SCO की ओर। तो सिक्योर जो था, इसका अर्थ जो है इसमें है, तो S से सिक्योरिटी हो जाएगा, E से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा, C से कनेक्टिविटी हो जाएगा, U से यूनिटी हो जाएगा, R से रिस्पेक्ट फॉर सॉनिटी एंड इंटीग्रिटी हो जाएगा, E से इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन हो जाएगा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो सिक्योर का जो है सिक्योर टूवर्ड सिक्योर SCO थीम रखी गई है। इसमें जो है जो R है, जो रिस्पेक्ट फॉर सॉनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए जो रखा गया, तो इसमें चाइना और पाकिस्तान को यह संदेश देने का भी कार्य किया गया कि भाई देखिए, जो आप भारत में जो चाइना वो BRI के तहत जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत जो रोड बना रहा है, जो कि POK से होकर गुजर रही है, जो भारत का क्षेत्र है, और उसी को ध्यान में रख के ये जो रिस्पेक्ट फॉर सॉनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, तो ध्यान में रख के किया गया है। इस सम्मेलन में सभी सदस्य जो देश हैं, तो उसमें अगर हम देखते हैं तो जो इसकी स्थापना 2001 में हुई थी सबसे पहले। तो उस समय जो इसकी स्थापना किया था जिन देशों ने, तो उसमें थे चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान,
तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 8 देशों ने की थी, 6 देशों ने की थी मिलके, और जिसमें बाद में 2017 में पाकिस्तान और भारत मिले। ठीक है, इस साल नई दिल्ली घोषणा पत्र का अनुमोदन किया गया है। ठीक है, और इसमें जो है कट्टरपंथ का मुकाबला करने में सहयोग और दूसरा डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग शामिल है। ठीक है, मुख्य जो है डिजिटल परिवर्तन और कट्टरपंथ के खिलाफ जो है ना। इसमें सदस्य देशों ने युद्ध और मादक पदार्थों से मुक्त एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण अफगानिस्तान के निर्माण पर बल दिया है। ठीक है, 2024 को जो है एससीओ जो है विश्व एससीओ पर्यावरण वर्ष घोषित करने पर सहमत हुआ है। ठीक है, इसमें सब शीर्ष नेता शामिल हुए और भारत अध्यक्ष था इसका। एससीओ की स्थापना कब हुई? 2001 में। और 24वां जो शिखर सम्मेलन होगा वो कजाकिस्तान अस्ताना में आयोजित होगा। ठीक है, ये नेक्स्ट जो है कजाकिस्तान में होगा। ईरान, बेलारूस और मंगोलिया, ये जो 3 हैं ये इसमें शामिल हुए हैं। ईरान, बेलारूस और मंगोलिया, ये तीनों जो देश हैं ये इसमें पर्यवेक्षक के रूप में हिस्सा लिया इन तीनों देशों ने। अब अगर हम देखते हैं, ईरान जो है एससीओ का नया सदस्य भी बना है, जिससे इसकी सदस्य संख्या बढ़ के कितनी हो गई? 9। ठीक है, और ये जब यह सदस्य बना उस समय भारत मेजबानी कर रहा था। अभी G20 में अफ्रीकन यूनियन सदस्य बना है, तो इससे उसकी सदस्य संख्या 21 हो गई है। ठीक है, और उस समय उसमें भी भारत मेजबानी कर रहा था। और ईरान को एससीओ का पूर्ण सदस्य बनने के मौका पर प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा इसको, है ना, उन्होंने बधाई दी। बेलारूस को एससीओ की सदस्यता के लिए मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशन पर हस्ताक्षर करने का भी स्वागत, है ना। इस बेलारूस भी इसके अध्यक्षता के लिए मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशन MOU पे साइन किया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस लॉन्च किया गया। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो हैं मनोज सिन्हा हैं, जिन्होंने क्या किया है, टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया है। और ये क्या है टेलीमानस? तो ये स्वास्थ्य परामर्शदाताओं, नैदानिक मनोवैज्ञानिकों और सलाहकारों को 24 घंटे सेवाएं सुनिश्चित करेगा। टेलीमानस संकटग्रस्त लोगों के साथ तुरंत बातचीत शुरू करेगा। जैसे किसी को भी स्वास्थ्य के संबंध में समस्याएं हैं तो वो उससे परामर्श ले सकता है 24/7। ठीक है, संकटग्रस्त लोगों से तुरंत बातचीत शुरू करेगा। इसके अलावा मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में मानसिक स्वास्थ्य और गैर संचारी रोग पर J&K जम्मू और कश्मीर हेल्थ कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य पर और जो गैर संचारी रोग हैं उनके लिए जम्मू कश्मीर हेल्थ कॉन्क्लेव। 56 करोड़ रुपए लगेंगे। 44 स्वास्थ्य सुविधाओं का भी उद्घाटन। ठीक है, इस स्वास्थ्य प्रणाली के लचीले को अगर मजबूत करना है, स्वास्थ्य प्रणाली के लचीलेपन को मजबूत करने के लिए 3T टेस्ट, ट्रीट एंड टॉक पे जो है बल देना चाहिए, है ना। टेस्ट करिए, 3T मतलब टेस्ट करिए, ट्रीट करिए, अच्छा ट्रीटमेंट, और फिर उस देखिए जैसे टेस्ट पहले, सबसे पहले टेस्ट, फिर ट्रीट और फिर टॉक। ठीक है, स्वास्थ्य प्रणाली की बेहतरी के लिए ये आवश्यक है। एनीमिया शिविर, गैर अल्कोहल फैटी लीवर रोग कार्यक्रम तथा OPD पंजीकरण के लिए स्कैन और शेयर्स। ठीक है, टेलीमानस जो चैटबॉट है, केंद्र सरकार ने बजट 2022 में भारत के राष्ट्रीय टेलीमानस मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, टेलीमानसिक स्वास्थ्य सहायता और राज्यों में नेटवर्किंग की घोषणा की थी, है ना। टेलीमानस एक 2 स्तरीय प्रणाली है। टीयर 1 में राज्य टेलीमानस सेल शामिल है, जिसमें प्रशिक्षित परामर्शदाता और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल है टीयर 1 में। टीयर 2 में शारीरिक परामर्श के लिए जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, मेडिकल कॉलेज संसाधनों या ऑडियो विजुअल परामर्श के लिए ई-संजीवनी विशेषज्ञ शामिल है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने लिंगराज मंदिर के पुनर्विकास के लिए ई-कैमरा परियोजना शुरू की। तो अब जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री सबसे पहले देखिए तो वो हैं नवीन पटनायक, जो कि भारत के दूसरे सबसे अधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। सबसे पहले पे कौन है? पवन कुमार चांगलिंग, दूसरे पे नवीन पटनायक है और तीसरे पे जो है ज्योति बसु, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, लेफ्ट पार्टी से, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा से थे। उनको पीछे किया अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी, और सबसे नंबर 1 पे पवन कुमार चांगलिंग जो सिक्किम के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अभी नहीं वो।
तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने लिंगराज मंदिर के पुनर्विकास के लिए ई कामरा परियोजना की शुरुआत की है। इन्होंने, नवीन पटनायक जी ने 280 करोड़ रुपए में ई कामरा परियोजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए उनकी सरकार की प्रतिबद्धता भुवनेश्वर में 11वीं शताब्दी की जो लिंगराज मंदिर के परिवेश को बढ़ाना है। ठीक है, ई कामरा योजना, ई कामरा क्षेत्र जो भुवनेश्वर का प्राचीन नाम है में ऐतिहासिक भगवान शिव मंदिर के आसपास की लगभग 80 एकड़ भूमि को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित है। ठीक है, ई कामरा क्षेत्र मंदिरों के शहर भुवनेश्वर में प्राचीन बलुआ पत्थर, पुराने तालाबों और पानी टैंकों की श्रृंखला है। ये जो ई कामरा जो है क्षेत्र है, या मंदिरों जो जितने बलुआ पत्थर के मंदिर, पुराने तालाब और पानी टैंकों की श्रृंखला, इस क्षेत्र में स्मारकों की संपदा 30वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर 15वीं शताब्दी ईस्वी तक के 2000 वर्षों की एक प्राचीन वास्तुकला एवं ऐतिहासिक विरासत का प्रमाण है। श्री लिंगराज मंदिर के आसपास 80 एकड़ भूमि का आवंटित क्षेत्र, जिसमें विभिन्न स्मारक, पवित्र टैंक और जल निकाय शामिल हैं। परियोजना का उद्देश्य प्राचीन विरासत की भव्यता को पुनर्स्थापित करना है। प्रथम चरण में ई कामरा क्षेत्र में के विकास में वहाँ की वास्तुकला, पुरातात्विक विरासत को पुनर्स्थापित किया जाएगा। फिर पैदल यात्रियों को आवागमन सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए 4 से 10 मीटर चौड़े छायादार पैदल मार्गों के साथ 12 से 18 मीटर चौड़ा मिश्रित यातायात लेन का निर्माण किया जाएगा। खनिज विकास और नियोक्ता ब्रांड के लिए एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस पुरस्कार 2023। ठीक है, खनिज विकास और नियोक्ता ब्रांड के लिए एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस पुरस्कार जो है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को कोलकाता में एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ठीक है, एनएमडीसी द्वारा प्राप्त पुरस्कारों में खनिज विकास पुरस्कार, एम्प्लॉयर ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड शामिल थे। ये पुरस्कार खनन क्षेत्र में एनएमडीसी के महत्वपूर्ण योगदान और उसकी अनुकरणीय मानव संसाधन प्रथाओं को मान्यता देते हैं। एनएमडीसी भारत में लॉ एज का सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ, है ना, दुनिया का में सबसे बड़ा उत्पादक है, जो देश के खनिज विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंपनी का अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास केंद्र R&D केंद्र उत्पादकता बढ़ाने, टिकाऊ खनन प्रथाओं को बढ़ावा देने और उन्नत लाभकारी प्रौद्योगिकियों को विकसित करने पर केंद्रित है। एनएमडीसी शून्य अपशिष्ट खनन और निरंतर नवाचार के लिए प्रतिबद्ध है, जो खनन उद्योग के विकास और उन्नति में योगदान देता है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का जो खनिज विकास नवरत्न कंपनी है या इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, खनिज विकास निगम, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को दिया गया है ये एसोचैम का एक्सीलेंस अवार्ड। दुनिया की सबसे बड़ी क्या है एक्सीलेंस खनिज जो है जो खनिज विकास और नियोक्ता ब्रांड के लिए एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड किसको मिला है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, जो कि है नवरत्न कंपनी। और कुल नवरत्न कंपनियों की संख्या क्या है? 13। अभी एक ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है वो नवरत्न से महारत्न बन गई है। ठीक है, इससे पहले रूरल इलेक्ट्रिक करके कुछ नाम था उसका, रूरल इलेक्ट्रिक करके, वो भी नवरत्न से महारत्न कंपनी बनी। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग भारत में ये जो है सूरत में बनाई गई है ना। ये हीरे के व्यवसाय से जुड़े जो लोग हैं, कटर्स, पॉलिशर्स और व्यापारी के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। ठीक है, इसका नाम है सूरत डायमंड बोर्स। ठीक है, सूरत डायमंड बोर्स इसका रखा गया नाम, या इमारत को जो नाम दिया है वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में, और इसका नाम है सूरत डायमंड बोर्स। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग जो है 65,000 कर्मचारियों के लिए तैयार की गई है। इस इमारत का क्षेत्रफल लगभग 7.5 लाख हेक्टेयर फीट है, 15 मंजिल है ना। 9 आयताकार संरचनाएं हैं जो एक दूसरे से 4 साल में बनकर तैयार हुई। मोदी जी ने इसका अभी उद्घाटन नहीं किया, नवंबर में करेंगे। डायमंड बोर्स से पहले अमेरिका का जो पेंटागन बिल्डिंग दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस इमारत मानी जाती थी। ठीक है, जो 1943 में अमेरिकी शहर एलिंगटन में यह इमारत बनाई गई थी। यह 7 मंजिल की है और इसमें 26,000 लोग काम कर सकते हो आप, 65,000 लोग काम करेंगे। यह इमारत 23.5 मीटर ऊंची और फ्लोर एरिया इतना
तो ये सब नहीं पूछा जाएगा। नाम क्या है? सूरत डायमंड बोर्स नाम है। जो सबसे बड़ी इमारत बन रही, जहाँ पे भी हीरा व्यापारी ये सब रहेंगे, ठीक है। किसको पीछे किया है? तो ये पेंटागन बिल्डिंग को पीछे किया है, जिसकी क्षमता अगर पूछें तो 67 लाख हेक्टेयर फीट है, 65,000 कर्मचारी काम कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन गुजरात में प्रारंभ। पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर जो काकरा पर परमाणु ऊर्जा परियोजना है, जो 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा रिएक्टर काकरापाड़ एटॉमिक एनर्जी 3 ने 30 जून 2023 को वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया। इससे असैनिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भारत की एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने देश भर में 16 700 मेगावाट दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर बनाने की योजना बनाई है। दबाव दाबित भारी पानी रिएक्टर, तो इसमें PHWR एक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है जो ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग करता है और शीतलक तथा मॉडरेटर के रूप में भारी पानी का प्रयोग करते हैं। राजस्थान के रावत बाटा और हरियाणा के गोरखपुर में 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण चल रहा है। अन्य 4 स्थानों पर, ठीक है, गोरखपुर मध्य प्रदेश में चुटका, राजस्थान में माही बांसवाड़ा और कैगा में बेड़े मोड़ में 10 स्वदेशी रूप से विकसित, है ना, जो ये दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर बनाने की योजना बनाई जा रही है। नेशनल सिकिल सेल कंसल्टेंसी मिशन का उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल में नेशनल सिकिल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 का उद्घाटन किया। तो इसमें इन्होंने किया गया, शहडोल में नेशनल सिकिल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 का उद्घाटन किया है। किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी ने। शहडोल कहाँ पे? MP में है, ठीक है। मिशन का उद्देश्य जो है विशेष आदिवासी आबादी के बीच से जो है सिकिल सेल रोग से उत्पन्न चुनौतियों से निपटना है। NSCAEM सिकिल रोग के जांच के लिए एक व्यापक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। न केवल रोगियों बल्कि उनके परिवारों पर भी इसके प्रभाव की पहचान की गई, ठीक है। इस मिशन में बीमारी के बारे में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभिक पहचान और उपचार सुनिश्चित करने के लिए स्क्रीनिंग और जागरूकता को बढ़ावा देना शामिल है। सिकिल सेल विशेषता वाले लोगों की पहचान करके अगली पीढ़ी में बीमारी के स्थानांतरण को रोकना है। 3 वर्षों के दौरान इस महत्वाकांक्षी पहल का उद्देश्य लगभग 7 करोड़ लोगों की जांच करना, तो 40 से कम उम्र के, जो 40 से कम उम्र। सिकिल सेल रोग, जिसे सिकिल सेल एनीमिया रोग भी कहा जाता है, के रूप में भी जाना जाता है, एक अनुवांशिक रक्त विकार है जो लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना और कार्य को प्रभावित करता है। यह हीमोग्लोबिन जीन में उत्परिवर्तन के कारण एक विरासत में मिली स्थिति है जो लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन ले जाने वाले प्रोटीन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। इस विकार को परिणाम स्वरूप लगातार एनीमिया, तीव्र दर्द, अंग की खराबी, पुरानी अंग क्षति और जीवन प्रत्याशा में काफ़ी कमी की एक प्रणालीगत स्थिति होती है। शुभारंभ के साथ सरकार के लक्ष्य को मिशन मोड दृष्टिकोण अपनाते हुए 2047 तक देश में सिकिल सेल एनीमिया को समाप्त करना है। भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का तेलंगाना में उद्घाटन। सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन 22 जून 2023 को तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के शंकरापल्ली मंडल के कोंडाकल गांव में हुआ, ठीक है। मेधा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड और स्टैंडलर रेल के यूनाइटेड इंटरप्राइजेज द्वारा मेधा और स्टैंडलर रेल के यूनाइटेड इंटरप्राइजेज द्वारा निर्मित इस कोच फैक्ट्री का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने
किया। यह कंपनी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक रेलवे उत्पाद जी डिजाइन बनाती है। मुख्यमंत्री ने उद्घाटन के अवसर पर कहा कि राज्य को इस बात पर गौरव है कि घरेलू कंपनी मेधा सर्वो ड्राइव तेलंगाना के लिए रेल कोच बनाएगी। कंपनी के प्रबंध निदेशक कश्यप रेड्डी ने कहा कि फैक्ट्री के पहले चरण में 805 करोड़ रुपए से अधिक निवेश के साथ लगभग 100 एकड़ में इस फैक्ट्री को स्थापित किया गया है। इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 500 कोच और 50 लोकोमोटिव है। मेधा सर्वो ड्राइव्स भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा प्राणोदन उपकरण आपूर्तिकर्ता है। यह एकमात्र ऐसी भारतीय फर्म है जिसके पास इन हाउस अनुसंधान और विकास सुविधाएं हैं। 2017 में मेधा ग्रुप ने एक निजी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित करने के लिए तेलंगाना राज्य औद्योगिक अवसंरचना निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था और इस 2020 को इस कोच फैक्ट्री का आधारशिला रखी गई थी। कहाँ? 2020 में। ठीक है। जम्मू कश्मीर बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर बलिदान स्तंभ के निर्माण का उद्घाटन किया। यह स्मारक स्मार्ट सिटी परियोजना का एक हिस्सा है। स्मारक का उद्देश्य उन साहसी शहीदों का सम्मान करना है जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, है ना। यह स्मारक कश्मीर के लाल चौक स्थित प्रताप पार्क में निर्माणाधीन है। सिकिल सेल ने जम्मू कश्मीर को स्किल से इंडिया ने जम्मू कश्मीर की नमदा कला को पुनर्जीवित किया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पहल के तहत कश्मीर के नमदा कला को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया जा रहा है और यूके को निर्यात करने के लिए नमदा कला उत्पादों का पहला बैच हाल ही में भेजा गया। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत राज्य के 6 जिलों के लगभग 2200 उम्मीदवार विलुप्त हो रही कला में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। भारत के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर को यूके को निर्यात के लिए नमदा कला उत्पादों के पहले बैच को हरी झंडी दिखाई। हस्तशिल्प एवं कालीन क्षेत्र कौशल परिषद के अध्यक्ष अरशद मीर ने कहा कि नमदा कला की दुनिया में हमेशा मांग रही, लेकिन पिछले सरकार ने इसे नज़रअंदाज कर दिया और कला लगभग खत्म हो रही थी। एक बयान के अनुसार हस्तशिल्प और श्रीनगर कालीन प्रशिक्षण और बाजार केंद्र जैसे स्थानीय उद्योग भागीदारों के सहयोग से जम्मू और कश्मीर पायलट परियोजना का सफल कार्यान्वयन हुआ। कौशल विकास को बढ़ावा देने और आकर्षित करने में यह प्रोजेक्ट सार्वजनिक निजी भागीदारी का एक बढ़िया उदाहरण है। नमदा प्रोजेक्ट की शुरुआत 2001 में की गई थी। नमदा शिल्प सामान्य बुनाई प्रक्रिया के बजाय फ्लेटिंग तकनीक के माध्यम से भेड़ के ऊनों को बनाते गलीचा है। युद्धपोत आईएनएस कृपाण को उपहार स्वरूप वियतनाम को दिया गया। आईएनएस कृपाण को वियतनाम पीपुल्स नेवी को सौंप दिया गया है। जहाज को वियतनाम के कैम रेन नौसैनिक अड्डे पर आयोजित एक समारोह में सौंपा गया। कहाँ सौंपा गया? कैम रेन में आयोजित एक नौसैनिक अड्डा जो था वहाँ पे सौंपा गया। यह पहला अवसर है जब भारत ने किसी मित्र देश को पूर्ण परिचालित युद्धपोत उपहार स्वरूप सौंपा है वियतनाम को। ठीक है। जब युद्धपोत उपहार स्वरूप उसको सौंपा। ठीक है। आईएनएस कृपाण भारतीय नौसेना वियतनाम पीपुल्स नेवी को आईएनएस कृपाण का स्थानांतरण हिंद महासागर क्षेत्र में पसंदीदा सुरक्षा भागीदारी होने की भारतीय नौसेना की स्थिति के प्रतीक के रूप में दिया है। अपनी एक्ट ईस्ट नीति के हिस्से के रूप में भारत का यह लक्ष्य इसमें सक्रिय मित्रवत नौसेनाओं के लिए क्षमताएं तैयार करता है। 1991 में भारतीय सेना में कमीशन होने के बाद से ही आईएनएस कृपाण भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का अभिन्न अंग रहा है और पिछले 12 वर्ष में कई ऑपरेशन में हिस्से लगभग 12 अधिकारियों और 100 नाविकों द्वारा संचालित यह युद्धपोत 90 मीटर लंबा और करीब 10.45 मीटर चौड़ा है। इसकी अधिकतम मालवाहक क्षमता 1450 टन है।
उच्च शिक्षण संस्थानों की अखिल भारतीय रैंकिंग जारी की गई 2023। तो ये जो रैंकिंग जारी की गई है, यह महाविद्यालयों, इंजीनियरिंग संस्थान, चिकित्सा और प्रबंधन संस्थानों सहित है ना, यह रैंकिंग जो शिक्षा मंत्रालय है ना, केंद्रीय शिक्षा एवं विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन ने जारी की है। तो नेशनल, ये जो शिक्षा मंत्रालय है उसका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत 13 विभिन्न श्रेणियों में जारी की गई। तो विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसंधान संस्थान, ओवरऑल, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, शोध, फार्मेसी, मेडिकल, दंत चिकित्सा, वास्तुकला, नियोजन, विधि, संस्थान, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र तथा नवाचार में निर्धारित की गई। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र तथा नवाचार को इस वर्ष में इंडिया रैंकिंग में शामिल किया गया है। महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, संस्थानों को या राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग निम्नलिखित 5 मानकों के आधार पर प्रदान की गई है। टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, परसेप्शन, PR। इंडिया रैंकिंग 2023 में ओवरऑल या समग्र श्रेणी में IIT मद्रास को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। वही 2019 में लगातार 5वां वर्ष है जब इसे इस देश का सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक संस्थान घोषित किया गया है। ये IIT मद्रास को लगातार जो है 5वें वर्ष जो है 2019 से ये सर्वश्रेष्ठ संस्थान घोषित किया जा रहा है। ओवरऑल श्रेणी में दूसरा स्थान जो है IISc बेंगलुरु का है ना। इससे पूरी 2021, 20, 19 और 22, 19, 20 रैंकिंग में दूसरे स्थान पर, जबकि 2018 में पहला स्थान था। बेंगलुरु स्थित IISc को यूनिवर्सिटी वर्ग में लगातार 8वें वर्ष शीर्ष स्थान है, जबकि JNU और जामिया मिलिया को दूसरा व तीसरा स्थान मिला है। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी दिल्ली विश्वविद्यालय का जो मिरांडा हाउस कॉलेज वर्ग में पहले स्थान पर है, जबकि दिल्ली स्थित हिंदू कॉलेज व चेन्नई स्थित प्रेसिडेंसी कॉलेज इस वर्ष क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। ठीक है, मिरांडा हाउस शीर्ष पर बना लगातार 7वें वर्ष से। ठीक है, ओवरऑल श्रेणी में IIT मद्रास टॉप पे है, IISc बेंगलुरु, फिर IIT दिल्ली, ISc टॉप पे है, फिर JNU और फिर जामिया है। BHU जो है 5वें नंबर पे, AMU जो है 9वें नंबर पे। इंजीनियरिंग वर्ग में IIT मद्रास पहले पे है, IIT दिल्ली दूसरे पे, IIT बम्बई तीसरे पे। फार्मेसी वर्ग में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च NIPER हैदराबाद इस वर्ष पहले स्थान पर है, जबकि जामिया हमदर्द पिछले लगातार 4 वर्षों में पहले स्थान पर था। ठीक है, इसमें फार्मेसी वर्ग में फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च हैदराबाद पहले स्थान पर, इससे पहले जामिया हमदर्द रहता था, लेकिन तो इस वर्ष इसे दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है इस श्रेणी में। इसे वर्ष बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तीसरे स्थान पर है। ठीक है, मैनेजमेंट वर्ग में IIM अहमदाबाद टॉप पे, IIM बेंगलुरु दूसरे स्थान पर है ना। पिछले 3 वर्षों में यही क्रम है। प्रबंधन वर्ग में इस वर्ष पहले 10 स्थानों में 6 स्थान भारतीय IIM के हैं। वास्तुकला में IIT रुड़की टॉप पे है, NIT कालीकट जो है दूसरे स्थान पे। जो विधि संस्थान वर्ग में पहला स्थान नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु का है। मेडिकल में एम्स टॉप पे है, दूसरा PGI चंडीगढ़ है, तीसरे पे क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर है। दंत चिकित्सा महाविद्यालय इनने सविता इंस्टीट्यूट को जो है टॉप रैंक दी है ना। इससे क्रमशः अगले दोनों स्थान क्रमशः मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज और DY पाटिल विद्यापीठ पुणे
उडुपी। शोध संस्थानों की श्रेणी में इस वर्ष पहला स्थान इंडियन IISc बेंगलुरु को है। और फिर है वो IIT मद्रास व IIT दिल्ली है। कृषि विश्वविद्यालय में IRI टॉप पे है, फिर दूसरा NDRI है, फिर तीसरे पे पंजाब यूनिवर्सिटी है। नवाचार संस्थानों को भी इसमें शामिल किया गया, रैंकिंग में शामिल किए गए। इस श्रेणी में पहला स्थान IIT कानपुर का है, दूसरा IIT मद्रास का व तीसरा IIT हैदराबाद का है। नवाचार वर्ग में पहले 10 से 30 प्रधानमंत्री मोदी के गीत एम्बेडेंस इन मिलेट्स जो है गाया है। ये गायिका जो है फाल्गुनी साथ मिलकर ये जो फाल्गुनी शाह जो है ग्रैमी पुरस्कार विजेता हैं। इनके पति भी इसमें शामिल थे, गौरव शाह। ठीक है, इसमें हिंदी व अंग्रेजी में लिखे गए इस गीत को प्रधानमंत्री ने भी आवाज़ दी है। ठीक है, प्रधानमंत्री ने भी आवाज़ दी है। और ये जो है मिलेट से संबंधित है ये गीत। कोच्चि में देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा प्रारंभ की गई। कोच्चि में पहली वाटर मेट्रो केरल के कोच्चि में प्रारंभ की गई, देश की पहली वाटर मेट्रो। केरल के लिए इस ड्रीम प्रोजेक्ट का उद्घाटन श्री मोदी ने किया। समुद्री तल पर तैरती हुई वाटर मेट्रो कोच्चि व आसपास। तो ये जो है वाटर मेट्रो जो कोच्चि व आसपास के 10 द्वीपों को बैटरी संचालित वाटर मेट्रो जोड़ना है। ठीक है, ये पहले चरण में सेवा 4 टर्मिनल हाईकोर्ट वाइपेंत से वैटला का कन्नाड के बीच शुरू की गई। यात्रा के लिए किराया जो है न्यूनतम 20 रुपये है, अधिकतम 40 रुपये रखा गया। परिचालन कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इसकी इक्विटी में 74% हिस्सेदारी केरल सरकार व 26% हिस्सेदारी कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड की। EPR क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर। जुलाई 2023 में मध्य प्रदेश को इंदौर शहर EPR क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर बना। इंदौर शहर EPR क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर बना। ठीक है, EPR क्रेडिट क्या है? इंदौर नगर निगम प्रतिनिधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं को जब्त करने के बाद उनका पुनर्चक्रण कर विस्तारित उत्तरदायित्व क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला नगर निगम बन गया है। EPR क्रेडिट का मूल्य 8,100 रुपये है, जो जिम्मेदार अवशिष्ट प्रबंधन और टिकाऊ प्रथाओं के लिए IMC प्रतिबद्धता को स्वीकार करता और इंदौर प्रतिदिन लगभग 1,162 टन ठोस उत्पन्न करता है। ठीक है, EPR एक पर्यावरणीय नीति दृष्टिकोण है जिसमें किसी उत्पाद के लिए निर्माता की जिम्मेदारी को उत्पाद के जीवन चक्र के उपभोक्ता चरण तक बढ़ाया जाता है। ठीक, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव ठाणे में प्रस्तावित है। ठीक है, भिवंडी जो है भिवंडी तालुका में भारत के पहले ठाणे में स्थित भिवंडी तालुका में भारत के पहले कार्बन तटस्थ गांव का विकास की घोषणा की गई है। किसने की? कपिल पाटिल ने की। इस पहल का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना और स्वच्छ और हरित पर्यावरण के लिए स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना होता है। कार्बन तटस्थ गांव के विकास के लिए साथ साथ 121 आदिवासियों को मॉडल गांव के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। ये मॉडल गांव टिकाऊ विकास के लिए उदाहरण के रूप में काम करते हैं। 24 अप्रैल 2022 को जम्मू कश्मीर के साबा में स्थित पल्ली गांव देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना था। पल्ली गांव जो था जम्मू कश्मीर के साबा में स्थित, तो पहली न्यूट्रल पंचायत बना था। पहला भिवंडी तालुका में ये जो अब बनेगा गांव बनेगा। माजुली भारत का पहला कार्बन तटस्थ जिला है जो असम की ब्रह्मपुत्र नदी पर एक द्वीप है। राइटर इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023। इसमें राइटर्स इंस्टीट्यूट द्वारा एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार DD
इंडिया और आकाशवाणी को भारत का सबसे अधिक विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व उपहार स्वरूप मीडिया संगठन माना गया। फिनलैंड समग्र, चलिए इसको बाद में कवर करते हैं, फिर आज ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, 40 मिनट का लगभग 35 मिनट प्लस हो ही गया है। ओके, फिर हम कल शुरू करते हैं राइडर इंस्टीट्यूट ऑफ की डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट से, और कल हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे राष्ट्रीय जितना भी है, जो कि पेज 52 तक है, तो उसको कल कंप्लीट किया जाएगा पूरा डे 7 में। तो चलिए डे 6 में, आज डे 5 तक में इतना ही। ओके, धन्यवाद।